नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी बोर्डों की कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के माध्यमिक कॉलेज और डिग्री कॉलेज 16 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। इस संबंध में पिछले दिनों गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक किया और इसमें निर्देश भी दिया है कि अभी शिक्षण संस्थानों में 50% स्ट्रेंथ के साथ भौतिक तौर पर पढ़ाई शुरू करवा दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति के दिशा निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान जरूर पालन करें। कक्षाएं 2 पाली में चलें। कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाए। इस दौरान सीएम ने कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए भी ऐलान किया है। ये कक्षाएं 1 सितंबर से खोल दी जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड कर्फ्यू को लेकर के भी टीम 9 को निर्देशित किया गया है कि अब सूबे के अंदर कोविड कर्फ्यू सिर्फ 1 दिन का होगा, यानी कि रविवार का। आपको बता दें कि जो व्यापारी वर्ग है वो लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा था। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल माध्यमिक विद्यालयों के 2846 प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों को नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जिसके बाद सीएम योगी आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वो वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि वाराणसी के हाल बहुत ज्यादा गंभीर हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आज फोन करके डीएम को हालचाल भी जाने हैं उस क्षेत्र के। सूबे में जातिगत आरक्षण की मांग सिर्फ विपक्षी दल नहीं बल्कि अब खुद सत्ता पक्ष से भी उठने लगी है और जातिगत जनगणना की मांग अब लगातार तूल लेती जा रही है। इस बीच बुधवार को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगणों ने सीएम योगी से भेंट करी। इस मुलाकात के कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा भी इस दौरान देखने को मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो तमाम लोग हैं उनके बीच में मुलाकात हुई है और अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ये बैठक, ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है और संबंधित थानाध्यक्ष से जांच करते हुए 1 सप्ताह में रिपोर्ट भी तलब करी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के खिलाफ फर्जी डिग्री के आधार पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप है। वहीं प्रदेश में आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उन्होंने संजय सिंह पर अपनी राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कुछ दिन पहले ही जल जीवन मिशन में भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए महेंद्र सिंह को घेरा था। अब महेंद्र सिंह फ्रंट फुट पर आए हैं। उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। तो इस सूबे में आगामी चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। केंद्रीय आलाकमान ने उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर कमेटियों का गठन किया। इस समिति के सदस्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अलावा सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, पीएल पूनिया और आरपीएन सिंह और राशिद अलवी का नाम भी है। बहुजन समाज पार्टी से 5 लाख रुपए में टिकट खरीद का जिला पंचायत सदस्य ने चुनाव जीता और जो लोग वोट ना दें उनकी समस्याओं को नेताजी सुन भी नहीं रहे हैं। भला ये कैसे हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बाराबंकी जिले के मसौली तृतीय से चुने गए जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर उमा शंकर वर्मा। माफ कीजिएगा, उमा शरण वर्मा इनका नाम है और इसमें साफ तौर पर इन्होंने खुलासा किया है कि बीएसपी 5 लाख रुपए लेती है तब जाकर टिकट देती है। देखिए, लेके पार्टी में पैसा दे करके आता हूँ। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा सर। क्या संविधान तू मुझको बताएगा? क्या बताएगा संविधान? चुट्टे कहीं के। सत्ता की हनक क्या होती है ये नेताजी से पूछ लीजिए। ये है बाराबंकी जिले के मसौली तृतीय से बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर उमा शरण वर्मा।
नेताजी के पास वोटों का पूरा खाका है। खाका इसका कि किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया। ज्यादा बोलोगे तो अभी चुनाव आयोग से कहकर पूरी डिटेल मंगवा लेंगे। जी सर। तुम लोग वोट नहीं देते, ऐसे फर्जी वहाँ लाइट लगवा देंगे। अभी दिखाता हूँ उनके वोट दे पूरी देख लीजिए ना। अभी दिखवाता हूँ आपको। नेताजी अभी हाल ही में चुनकर आए हैं और इन्होंने अपनी जीत का पूरा गणित भी निकाल लिया है। गणित इस बात का कि कौन सी बस्ती से वोट मिला, गणित इस बात का कि किस जाति ने वोट दिया, गणित इस बात का भी है कि किसने वोट दिया है। जी समझे? चरोवा का ये कौन है सब? वो जो पूरा एक बूथ नंबर 1 है जी। टोटल 47 वोट है। जिमा कौन हो मिनो केयर कर रहे हैं। अब वोटों का ये गणित निकालें भी क्यों ना। बहुजन समाज पार्टी ने 5 लाख रुपए में टिकट जो दिया है। मैं टिकट लेके पार्टी में पैसा दे करके आता हूँ। पहले हमसे पैसा वहाँ जमा करवा लिया जाता है, मालूम है आपको? 5 लाख। नहीं नेताजी, हमें नहीं मालूम था। आपको पार्टी ने 5 लाख रुपए में टिकट दिया है। अब 5 लाख रुपए में टिकट भी खरीदो और जो लोग वोट ना दे उनकी मदद भी करो। भला ये कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं हो कि तुमने मुझको वोट नहीं दिया। ये बात तो सही है। इस तरह आपका कोई अधिकारी नहीं बनता। आपको फोन की भी मैंने बता दिया था। बात तो बिल्कुल सही भी है। नेताजी को संविधान का वैश्विक ज्ञान जो है। और संविधान की बात, संविधान मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते। संविधान में ये नहीं लिखा, बाबा साहब ने कहा था जिस वर्ग के लोग बिक जाते हैं। ये मैं मान्यवर का सिराप देने में ये सच बात। वर्ग के लोग बिक जाते हैं, वो कभी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। बिकने से फायदा नहीं उनका। एक दिन के लिए सर जब हमने देखा नहीं किसी का एक पैसा, मैं पैसा दे करके टिकट लाया। बाबा साहब कब ये बात कहकर चले गए ये तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन जो लोग वोट ना दें उन्हें डांट कर भगा देना है ये जरूर पता है। जहाँ मुझे वोट कीजिए वहाँ करेंगे, जहाँ वोट नहीं कीजिए वहाँ करेंगे। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा सर। संविधान को पढ़ाने आया है। जानते जितने बड़े चोर हो तुम लोग। तमीज सीख लो। सर मैंने क्या हम चोरी किया है? क्या संविधान में क्या लिखा? क्या संविधान तुम मुझको बताएगा? अरे तुम क्या संविधान का बताओगे? नेताजी चोर का तमगा जेब में लेकर घूम रहे हैं। अगर ज्यादा संविधान कानून और हक की बात की तो तत्काल चोर बना देंगे। क्या बताएगा संविधान? चुट्टे करेंगे। नेताजी की बात बिल्कुल ठीक है। 5 लाख में पार्टी का टिकट खरीदें, चुनाव जीतें और वोट न देने वालों को चोट्टा भी कहें। ये तो नेताओं के उसूल के खिलाफ होगा। बाराबंकी से जनता टीवी के लिए चमन मिश्रा और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ बालू अड्डे में फैले डायरिया के प्रकोप से 2 दर्जन से ज्यादा पीड़ितों का इलाज हजरतगंज के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। मामला उजागर हुआ, इसके बाद दिन भर नेताओं का रेला लगा रहा। अधिकारी तक पहुंचे, दौरा हुआ, आश्वासन दिया गया। डीएम अभिषेक प्रकाश और महापौर संयुक्ता भाटिया भी पहुंची थी। बालू अड्डा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन हुआ। आपको ये बता दें कि दूषित पानी पीने की वजह से बालू अड्डे के कई लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं इन हालातों का जायजा लेने के लिए सुरेश खन्ना खुद पहुंचे। आक्रोशित होकर के लोग बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो बच्चे मृत हुए हैं उनका मुआवजा सरकार दे दे, उसके बाद हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। मैं यहाँ पर जब बच्चों के बारे में मुझे जानकारी मिली कि ऐसी घटना यहाँ पर घटी है तो मैं वहाँ पर बच्चों को हॉस्पिटल देखने गई थी। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि 2 बच्चे नहीं रहे। तो कल मैंने उन बच्चों को कल हॉस्पिटल में देखा था। जो बच्चे एडमिट हैं वो पूरी तरह से स्टेबल हैं। देखिए 5 चीजों के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डायरेक्टर सिविल अस्पताल से भी बातचीत की गई है, वहां भी देखा गया। साथ ही साथ सीएससी इंचार्ज को यहाँ पे अलग से लगाया गया है।
डूज एंड डोंट्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को पैम्फलेट्स भी हम लोग देंगे कि व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन हाइजीन का किस प्रकार से ख्याल रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना, साथ ही साथ जो पानी की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा रहा है। नई पाइपलाइन डालने के निर्देश हैं। जो महाप्रबंधक जलकल है उसको स्वयं देख रहे हैं, नगर आयुक्त के द्वारा स्वयं यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। अभी जो है एमडी जल निगम, ज्वाइंट एमडी जल निगम और आए थे सुबह, जो है मेयर महोदय और टीएम साहब भी यहाँ पे आए थे, निरीक्षण किया था। इसमें जो लोगों अभी बीमार हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। और एहतियात के तौर पर जो भी यहाँ पे जो 2-3 गलियां जहाँ संक्रमण पाया गया है, जो भी वाटर पाइपलाइन थे उनको रिप्लेस, उनको ब्लॉक करके नए पाइपलाइन जो है डाले जा रहे हैं। ये कल तक ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी और सभी जो लाइनें हैं वो नई डाल दी जाएंगी। जितने भी पॉइंट थे वहां पे से वाटर सैंपल जो है कलेक्ट किए गए हैं। अभी फिलहाल सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब क्लोरीन उनमें पाया गया है। इसका मतलब पानी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। आज विशेष रूप से इस बालूअड्डा क्षेत्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इसका संज्ञान लिया था और उन्हीं के निर्देश पर हम यहाँ पर आए हैं। पूरे क्षेत्र को हमने देखा है कि जिस जिस गली में इसका प्रभाव हुआ, कहा तो ये जा रहा है कि पानी से हुआ, लेकिन हम इसके लिए एक जांच समिति बनाए दे रहे हैं और एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति बनेगी। इसमें एक एडिशनल सीएमओ होंगे, एक पोल्यूशन कंट्रोल का व्यक्ति होगा और 2 इंजीनियर होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हरियाली तीज के मौके पर एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बांके बिहारी मंदिर में आयोजित बिहारी जी के सोने के हिंडोले में बैठे बांके बिहारी जी के झूलन उत्सव में हिस्सा लिया और उनके दर्शन भी प्राप्त किए। तो इस दौरान मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई, साथ में दुपट्टा और फूल माला प्रसाद भी भेंट किया। तो हरियाली तीज का जो त्योहार है वो पूरे सूबे में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में महिलाओं ने मनाया और सूबे के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मथुरा, आगरा और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मथुरा में खासा महत्व है हरियाली तीज का, क्योंकि बांके बिहारी जो है गर्भगृह से निकलते हैं और सोने के हिंडोले में बैठते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। झूलन उत्सव इसको कहा जाता है, बेहद खास होता है। आगरा, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। महिलाओं ने उत्साहपूर्ण तरीके से हरियाली तीज मनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ से पैदा हुई स्थितियों पर आज स्थानीय प्रशासन से विस्तृत चर्चा करते हुए जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों में उफान से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। शहर के निचले और ग्रामीण हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहां गंगा नदी का जलस्तर 71.90% पहुंच गया है, खतरे के निशान से मात्र 64 सेंटीमीटर ऊपर। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 24 घंटे भारी बारिश हो सकती है। सूबे के कुछ अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसी दौरान नदियां उफान पर हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भदोही, इटावा, गाजीपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, फतेहपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि यमुना भी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये तमाम नदियां हैं जो इस समय उफान पर बनी हुई हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है। बाढ़ कमेटियों का गठन कर दिया गया है। बाढ़ चौकियां निर्धारित कर दी गई है जो कि लोगों को राहत और बचाव कार्य के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। तो जल प्रलय से सूबे में तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए। हालात बद से बदतर हो चले हैं क्योंकि 20 जिलों के सैकड़ों गांव इस समय जलमग्न हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर मांग की जा रही है। तो वहीं भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश को देखकर ऐसा लगता है कि पिछड़ा वर्ग अभी और भी पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि
कुछ एक दो समाजों को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी वर्ग को काफी फायदा होगा। कल ये राज्यों को जो अधिकार दे दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, निश्चित तौर पर उन सभी लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सी ऐसी उत्तर प्रदेश में जातियां थी जो मझधार में फंसी हुई थी कि वो एससी में है या ओबीसी में है। अब उनका निश्चित तौर पर सूचीबद्ध तरीके से उनको ओबीसी में या एससी में जहां भी वो शामिल किए जा सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उन्होंने मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जहां स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उनका फूल माला देकर स्वागत किया है। आशुतोष टंडन ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी और मंथन भी इस दौरान क्षेत्रीय विकास और आगामी चुनावों के मद्देनजर किया गया है। उन्नाव के आसी वन थाना क्षेत्र के एक युवक ने कुछ लोगों पर धर्मांतरण न करने पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जगूखेड़ा निवासी विजय कुमार के हिसाब से गांव में रहने वाला एक अधेड़ ईसाई धर्म का प्रचारक है। पिछले 10 सालों से वो गांव के गरीबों को पैसे का लालच देता है और डरा धमकाकर धर्मांतरण करा रहा है। पीड़ित युवक ने एसपी न्याय से गुहार लगाई है कि मामला सामने आने के बाद एसपी के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। प्रतापगढ़ जिले में दिवंगत पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्यामू ओझा उनके घर पहुंचे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मृतक परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करी है। मुलाकात के दौरान पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी ने बताया कि उनके पति की मृत्यु पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। साथ ही सरकारी नौकरी के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव नारायणवाला निवासी इलियास की आरा मशीन पर मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की रेंज टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध बेशकीमती साल की लकड़ी बरामद की गई है। अमानगढ़ रेंजर राकेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम ने आरा मशीन पर छापेमार कार्रवाई करी, जिसमें साल की कुछ लकड़ी चिरी हुई पाई गई है और साल के गट्ठे भी बरामद हुए हैं। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रात को करीबन 2 बजे एरच थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष और स्वॉट की संयुक्त पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान काले रंग की पल्सर सवार पर 2 बदमाशों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर गोली दाग दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली एक बदमाश को जा लगी, वो घायल हो गया, जिसके बाद बदमाशों से पुलिस ने चोरी किए गए सामान को बेचकर अर्जित किए गए 50,000 रुपए नगद, 1 बोरी में बिजली के सामान, 2 तमंचे, 315 बोर का 4 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में मजबूत भू कानून का समर्थन किया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बाहरी लोगों को जमीन बेचकर प्रदेश को बेचने का काम कर रही है। बुधवार को टिकैत देहरादून के दौरे पर थे और इस दौरान किसानों मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए। किसान मजदूरों की दशा में सुधार के लिए सुझाव भी दिया है। वहीं राज्य की स्थिति की तुलना हिमाचल से करते हुए सरकारों को घेरा। टिकैत ने उत्तराखंड में भू कानून की मांग पर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया और कहा, युवाओं को देश और प्रदेश बचाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। जमीनें किसानों की जाएगी, आप सस्ते में जमीनें छीन लोगे और जो लोग यहां से प्लान करके चले गए उनके खेतों में जंगल खड़े हो गए। जंगल खड़े हो गए तो जंगली जानवर उसमें आ गए। तो इस पे भी सरकारों को पूर्ण रूप से इस पे सरकार काम करे। इस पे नहीं काम करेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हमारे लोग सरकारों से मिलेंगे भी, ज्ञापन भी देंगे और सरकार इस पे काम नहीं करेगी तो उत्तराखंड में भी आंदोलन शुरू होगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से राकेश टिकैत पहुंचे, हालांकि पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का दौरा वो करेंगे आगामी चुनावों के मद्देनजर। सरकार को चेतावनी दी थी और अब भू कानून का भी समर्थन कर दिया है। खतरे की घंटी है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे राकेश टिकैत यहाँ पर आए हैं, उन्होंने राज्य सरकार हो केंद्रीय सरकार हो, दोनों सरकार को जमकर उन्होंने जो हल्ला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकारें हैं, जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में लगातार जो है लोग लगातार जो किसान है, किसानों का जो है किसानों पर दिक्कत, किसानों को दिक्कत है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, आज केंद्र सरकार से उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। अधिक सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भी खासकर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि भू कानून की भी बात करते हैं तो भू कानून को उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल का जो मॉडल है उसको उत्तराखंड में लाना होगा। उसके बाद ही उत्तराखंड की जो जमीनें हैं जो खुर्द बुर्द हो रही है उनको रोका जा सकता है। तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को युवाओं का आह्वान और साथ में सरकार को आंदोलन की चेतावनी, ये तीखे तेवर राकेश टिकैत के नजर आए। बहुत शुक्रिया धनंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वहीं टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल करते हुए हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया बुधवार सुबह अपने कर्म स्थली भूमि रोशनाबाद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन की ओर से रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में एसएसपी हरिद्वार सहित कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को सम्मान दिया है। इस दौरान वंदना कटारिया ने सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी हरिद्वार पहुंचकर वंदना कटारिया से मुलाकात करी और उनका सम्मान भी किया। और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। कई जगहों की सड़कें बंद हो गई हैं तो कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में किसानों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। विधायक राम सिंह केड़ा के मुताबिक गांव में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर रोड ब्लॉक है, लिहाजा जिलाधिकारी को ग्रामीणों की मदद के लिए कहा गया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपके साथ